आज भी अगर कोई विधायक जीत ले तो क्या आप गारंटी है कि रह जाएगा ओबीसी कमेटी में? कल भाग जाएंगे वो, आइए लिख देते हैं हम सादा कागज में। तो उनको कोई बैठने देता है? कोई उनका सुनता ही नहीं है, कोई एसपी सुनता ही नहीं, कोई डीएम सुनता ही नहीं है, तो विधायक रहना नहीं रहना बराबर है। वो बढ़ाया नहीं है, वो परेशान का बिहार में पैर रखने के बाद ही ये सब बढ़ा है। आपको 40% ही बीजेपी को वोट देते हैं हिंदू लोग, लेकिन आपने 4 विधायक को क्यों नहीं समझ कर रख पाए? तो सरकार हैदराबाद में कल भी उनका 7-8 विधायक थे, आज भी 7-8 विधायक। सरसावादी बड़ी तैनात से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनको लोगों का पेट में दर्द हो गया। अब बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी हमारे 5000 किलोमीटर पैदल रैली किए हैं। ये वोट के समय में आते हैं अब हैदराबाद से और बोल के चले जाते हैं, जनता जिसको चाहे तो उठा सकता है और जनता जिसको चाहे तो उसको बैठा सकता है। जय हिंद दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा सीमांचल न्यूज और मैं हूं इम्तियाज भारती। आज जो हमारे गेस्ट हैं जनाब इकरामुल साहब हैं, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। पूर्व में 2011 में प्रमुख रह चुके हैं ठाकुरगंज से, अभी वर्तमान में मुखिया हैं और इस बार जन स्वराज के भावी प्रत्याशी हैं। मैं स्वागत करता हूं उनका हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चैनल के माध्यम से आप ये लाइक समझे और यहाँ आए हैं बैठ लेने के लिए। बताइए, जन स्वराज की जो रफ्तार है बिहार में बहुत तीव्र गति से चल रही है और उसमें मैं देख रहा हूं ठाकुरगंज विधानसभा में कि आप जिस हिसाब से यात्रा कर रहे हैं, यात्रा में काफी रफ्तार से आपके जनसैलाब भी जो आपके सभाओं में जो भीड़ होती है, जनसैलाब होती है, वो काफी दिखने को मिल रहा है। इकरामुल साहब नीचे से ऊपर आए हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ी आपको? देखिए, ये मेहनत तो अपना जनता की है, मेहनत मेरा नहीं है। ये जनता जनार्दन है और जनता जिसको चाहे तो उठा सकता है और जनता जिसको चाहे तो उसको बैठा सकता है। जहाँ तक रहा सवाल आपकी जन स्वराज पार्टी की, तो ये प्रशांत किशोर एक मिशन लेके चला है और पूरा बिहार को बदलने के लिए, और सिर्फ ठाकुरगंज ही नहीं पूरा बिहार में उठा कर देख लीजिए, और पूरा बिहार का लोग बदलाव चाहते हैं। लोगों ने बोर हो चुका है, लोगों ने और बर्दाश्त नहीं करना चाहता है। कभी चचा भतीजा, कभी बीजेपी, कभी जदयू, कभी आरजेडी, ये कर करके आदमी थक चुका है। अब बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर जी हमारे 5000 किलोमीटर पैदल रैली किए हैं। आप लोग मीडिया वाले हैं, बाखूबी जानते हैं। और प्रशांत किशोर का मिशन है, उसका मैनिफेस्टो में वो लिख दिया है। जिस दिन 2 अक्टूबर को पटना में सभा बुलाई गई थी वो, और सभी बिहार के आदमी 1.5 करोड़ गए थे, और उस दिन बने थे जन स्वराज पार्टी। 2 अक्टूबर को पार्टी गठन जिस दिन हुई थी उस दिन, और उसी दिन वो मैनिफेस्टो में लिख दिया कि अगर बिहार को अगर जन स्वराज के सरकार बनते हैं बिहार में, तो सबसे पहले हम पलायन को रोकेंगे। आज नौजवान हमारे युवा पढ़ लिख कर सभी लोग दूसरा राष्ट्र में काम करते हैं। अगर सरकार जन स्वराज के बनेंगे तो 10 से 15 हज़ार का नौकरी आपको इस बिहार में मिलेंगी, इस बिहार में फैक्ट्री लगेंगे, आपको कहीं जाने का जाना नहीं पड़ेगा दूसरा राज्य में। दूसरा है आपका, प्रशांत किशोर ने मैनिफेस्टो में लिखा है कि देखिए, आज तक हमारे बुजुर्ग लोगों को 400 रुपया वृद्धा दिया जा रहा है। सरकार का पास क्या पैसा नहीं है? लेकिन जब भी एंट्री हमारे प्रशांत किशोर जी ने किया बिहार में तो भूचाल आ गया, और जब भी 2000 का घोषणा किया कि मेरा सरकार बनेगा जन स्वराज का तो 2000 टका देंगे, उसी भागे भागे गया। और आपका बोलते हैं कि क्या बोलते हैं वो, नीतीश कुमार 1100 रुपया किए। जैसे हमारा प्रशांत किशोर जी घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर हमारा जन स्वराज के सरकार बनेंगे और बिहार में स्कूल का स्थिति बड़ी जर्जर है, तो इनको सुधारने के लिए हमें समय लगेंगे। इसलिए उनका कहना है कि आप अपना बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो आप एडमिशन करवाइए प्राइवेट में, उनका पैसा सरकार उठाएंगे। पिछले कुछ दिन पहले जन स्वराज के जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर जी अंजुमन इस्लामिया किशनगंज में आए थे। उन्होंने सीमांचल के मुसलमानों से आह्वान किया है कि आप हमारे साथ आइए। जो 20% मुसलमान की आबादी है पूरे बिहार में, वो कह रहे हैं कि आप मेरे साथ आइए, सरकार तो बनेगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला है, गलत नहीं बोला है उन्होंने। उनका कहना है कि देखिए, आज 80% आपका हिंदू है, 20% मुसलमान है। उनका कहना है कि आज का डेट में भी आपको 40% ही बीजेपी को वोट देते हैं हिंदू लोग, 40% तो इधर उधर जाते हैं। उनका कहना है कि वो जो गांधी जी को मानने वाले हैं,
गांधी जी का विचार में चलने वाला है, वो हिंदू 40% आज भी हम लोगों के साथ हैं और 20% आप लोग हो गए, तो 60% मिल गए तो हम लोग का सरकार बन गए। एएमआईएम पूरी तरह से ताकत लगाई हुई है इस बार। उनका अभी कुछ 21-22 को अवैसी साहब का रैली भी हो रहा है। क्या लग रहा है इकरामुल जी की मुसलमान अलग अलग गुटों में बटा हुआ, एकजुट हो पाएगा मुसलमान? 20% मुसलमान सीमांचल में एकजुट हो पाएगा? देखिए, आपको हम बताते हैं कि हमारे ओवैसी साहब जो हैं, वो जो हैदराबाद से चल के यहाँ आए हैं बिहार में, अगर उतना ही उनके अंदर है तो अपना वो हैदराबाद में क्यों नहीं सरकार बनाते हैं? वो सरकार हैदराबाद में कल भी उनका 7-8 विधायक थे, आज भी 7-8 विधायक हैं, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है? आपके सामने इस हमारे सीमांचल में मुसलमान हैं, उनको अगर बिहार में राजनीति करना है हमारा ओवैसी साहब को, तो वो पूरा बिहार में इलेक्शन लड़े, क्यों जहां मुसलमान है वहां लड़ते हैं? आप हमें बता दीजिए, उनको हर 243 सीट में लड़िए ना इलेक्शन, तभी तो आपको बताया जाएगा कि नहीं एकदम ठीक है और सही सोच है। आप हमको बता दीजिए, जहां मुसलमान है वहां आप कैंडिडेट देते हैं, जहां मुसलमान नहीं है वहां कैंडिडेट नहीं देते हैं। आप देख लीजिए अगले बार का इलेक्शन में आपका 5 विधायक जीता एमआईएम से, बहुत बड़ा लहर था। और लहर वो जो क्या नहीं था, एक बार वो जो मुद्दा आया था उसके लिए उनका एनआरसी और सीए वाला मुद्दा लेके पूरा मुसलमान सीमांचल का एक गुट होकर 4-5 विधायक बनाया गया। लेकिन देखिए वो विधायक ने एक साल नहीं रह पाए, फिर चला गया आरजेडी में। क्यों गया? एक समुदाय, सुनिए, पब्लिक कैसे विश्वास करेगा, कैसे विश्वास करेंगे? हमारा ओवैसी साहब बड़ा बड़ा मुद्दा और वादा किए थे, ओवैसी हॉस्पिटल बना देंगे, ओवैसी स्कूल बना देंगे, कहाँ गया वो सब? ये वोट के समय में आते हैं अब हैदराबाद से और बोल के चले जाते हैं, और मुसलमान को इकट्ठा करके गुमराह करके आपने वोट लेने का काम किया। लेकिन आपने 4 विधायक को क्यों नहीं समझ कर रख पाए? क्यों गया विधायक? अगर आपका 4 विधायक रहता तो आज 8 होता ना, क्यों नहीं समझ रख पाए? जब अपना विधायक को अब समझ के नहीं रख पाते हैं तो बिहार को क्या समझेंगे भाई? उनके जो विधायक गए हैं आरजेडी में, उनका कहना है कि अख्तर साहब हम लोगों को बोलने नहीं दे रहे थे, काम करने नहीं दे रहे थे, इसलिए हम आरजेडी में आए। बिल्कुल, पार्टी का आदमी तो कमान तो उनको संभालना चाहिए ना। कैसे हमारा घर परिवार है, हम अपना परिवार को, अपना बेटा बेटी को कैसे पालेंगे, वो तो हमको ना समझना होगा। हम घर का गार्जियन है तो हम ना समझेंगे उसको? तो ओवैसी सबको तो समझना चाहिए था। आज ओवैसी साहब 4 विधायक तो जिता लिया, जिताने के बाद जब विधायक गया पटना तो उनको कोई बैठने देता है, कोई उनका सुनता ही नहीं है, कोई एसपी सुनता ही नहीं, कोई डीएम सुनता ही नहीं है, तो विधायक रहना नहीं रहना बराबर है। क्या फायदा है बिहार में रह के भाई? बताइए आप, क्या फायदा है? जब उनका कोई सुनेंगे ही नहीं तो कौन मतलब उसका विधायक उनके पास रहेगा क्यों? आज 4 विधायक क्यों गया? उनका कोई पूरा बिहार में विकास नहीं था, उसका विकास होने नहीं दे रहा था, और उसके बाद उनका कोई नहीं एसपी डीएम एक थानेदार नहीं सुन रहा था, तो उस पार्टी में रह के क्या करेगा? बताइए आप। आज भी अगर कोई विधायक जीत ले तो क्या आप गारंटी है कि रह जाएगा ओबीसी की पार्टी में? कल भाग जाएंगे वो। आइए लिख देते हैं हम सादा कागज में। ये आपकी चुनौती है, कमिटमेंट है ये। बिल्कुल कमिटमेंट है कि कोई भी अगर सीमांचल में एक भी अगर विधायक जीतते हैं तो 1 साल से 1.5 साल के अंदर उन्होंने जाके पटना में शिफ्ट हो जाएंगे। आप इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम लगा रहे हैं? नहीं, इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, ये सच्चाई बता रहे हैं, क्योंकि वो सुनने वाला कोई नहीं होगा, उनका सुनने वाला ही नहीं होगा। कौन कहा कि ओवैसी साहब जाके बैठते हैं हैदराबाद? एक तबका है शेरशाहबादी तबका, उसी समुदाय से आप भी आते हैं, और उस तबके को पिछले कुछ महीने पहले गोपाल अग्रवाल जी के द्वारा प्रताड़ित किया गया था, घुसपैठिया कहा गया था। उसके बाद फिर अतर जावेद ने उनको जाहिल बोला। तो एक तबके को बार बार टारगेट करना कहां तक सही साबित होता है? आप ये बताइए, तो ये सही है कि गलत है? देखिए, ये आपको हम बताते हैं कि आज जहां सरसावादी का बात है, हम तो सरसावादी का बात नहीं करते हैं, सारा कौम की बात करते हैं। सरसावादी हम जानते ही नहीं। शेरशाहबादी की पॉपुलेशन 48,000 है दिगलबेन ठाकुरगंज में, और उस तबके से वोट लेकर के आप विधायक बने, फिर उनको टारगेट करना ये गलत है ना? ये सही तो नहीं है। उस मुद्दा पे हम जा रहे हैं। आप सबसे पहले आप देख लीजिए, मेरा बंदर झूला में 70 से 75 वोट है सरसावादी, और हमें वोट मिला साहब 3866। कितना वोट मिला? 3866। वो वोट कहां से आया? हम कभी सरसावादी का बात नहीं करते हैं। रहा सवाल गोपाल अग्रवाल का, जो गोपाल अग्रवाल का बार बार उनका द्वारा बोला जा रहा है बांग्लादेशी घुसपैठी, क्योंकि कल हमारे सरसावादी के अंदर जानकार नहीं थे,
हमारे पास वकील नहीं थे, हमारे पास टीचर नहीं थे, हमारे पास डॉक्टर नहीं थे। आज हमारे सरसाबादी में माशाअल्लाह डॉक्टर भी है, MBBS भी है और टीचर भी हैं, वकील भी है। आज सबका पेट में दर्द हो गया कि सरसाबादी बड़ी तैनात से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उनको लोगों का पेट में दर्द हो गया, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। मोदी जी अभी आए थे पूर्णिया, पिछले 2 दिन पहले पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन किए और उसके बाद रेलवे का उद्घाटन किए, कटिहार टू सिलीगुड़ी। जो ये हो रहा है, विकास हो रहा है और सैलरी में जो इंक्रीज हो रही है, जैसे रसोईया का मानदेय को बढ़ाया गया, वृद्धा पेंशन 1100 कर दिया गया, तो क्या ये डर है कि इस इलेक्शन का लॉलीपॉप? वो बढ़ाया नहीं है, वो परेशान का बिहार में पैर रखने के बाद ही ये सब बढ़ा है। ये परेशान का डर है दोस्त, ये मोदी का और नीतीश का डर नहीं है। नीतीश नहीं बढ़ाया, ये परेशान जैसे ही बिहार में एंट्री किया तब धर्रे बढ़ना शुरू हो गया, डर के मारे पूरा भूचाल आ गया पूरा बिहार में। देखिए ना, अभी देखते ही ना आगे आगे क्या होता है। आप विधायक बनते हैं तो मुख्य रूप से आपके 3 काम क्या होंगे जिसको ठाकुरगंज की बहुत सख्त जरूरत है? देखिए, ठाकुरगंज का सबसे पहले स्वस्थ व्यवस्था बदलना होगा, शिक्षा में काम करना होगा और रोजगार में काम करना होगा। ये 3 मुद्दा है। आदमी को अगर कपड़ा, मकान वो सब मिल जाता है, खाना मिल जाता है, तो क्या दिक्कत है? रोजगार में काम होगा। नदी कटाव में हमारी जमीनें जा रही है, एकड़ का एकड़, हजारों हजार एकड़ जमीन हर साल विलीन हो रही है, सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही। इसके लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे। हमारे जनस्वराज के अगर सरकार बनेंगे तो आज सबसे पहले बिहार में कटाव और बाढ़ का समस्या है, इसके लिए हम लोग जोर शोर से काम करेंगे। तो ये थे हमारे इकरामुल साहब, प्रशांत किशोर की पार्टी से भावी प्रत्याशी है, इस बार के टिकट के दावेदार में है, ठाकुरगंज विधानसभा से सबसे आगे रेस में चल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार बनती है, प्रशांत किशोर जी की सरकार आती है बिहार में, तो सबसे पहले हम नदी कटाव पर और बाढ़ पर काम करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य और पलायन पर हम काम करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, आगे फिर इलेक्शन का जब दौर चलेगा इनके साथ हम लोग चलेंगे, आगे इनकी बातों को सुना जाएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया।